अभी आया हूं और अभी चला जाऊंगा। पर उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। 1966 में हरियाणा राज्य की निर्मित हो गई। उसके बाद 1967 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, जो हरियाणा विधानसभा के पहले चुनाव थे। एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है पटौदी। आपने वो सुना होगा ना, क्या नाम इसका, करीना कपूर का पति, क्या नाम है करीना कपूर के पति का? वो खान है, कोई खान, हाँ, सैफ अली खान। तो ये सैफ अली खान का जो एरिया है पटौदी, उस चुनाव में उस पटौदी विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में जीत के आया। और उस प्रत्याशी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसका नाम था गयाराम। उसका नाम क्या था? गयाराम। उसका नाम था गयाराम। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम था इसका। अब क्या हुआ, ये गयाराम जो निर्दलीय विधायक के रूप में चुन के आए थे, इन्होंने रातों रात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन कर ली और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल गई और वो सरकार स्थापित करने की कंडीशन में आ गए। शाम तक गयाराम जो है वो कांग्रेस के सदस्य बन गए। अब 2-3 घंटे के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो गयाराम भाई साहब कांग्रेस छोड़ के डेमोक्रेटिक फ्रंट में चले गए रात को 9-9:30 बजे के आसपास। अब वो गयाराम भाई साहब उधर गए, उस वजह से डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार बनाने की कंडीशन में आ गया। रात को 3-3:30-4 बजे के आसपास गयाराम भाई साहब को वापस से वो डेमोक्रेटिक फ्रंट से इंडियन नेशनल कांग्रेस में लेके गए। यानी वो गयाराम भाई साहब वापस से कांग्रेस में चले गए। सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तब घोषित हो गया कि अब गयाराम जो है फाइनली कांग्रेस में आ गए। चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने गयाराम को कांग्रेस में लाया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बोला कि गयाराम अब आयाराम हो गए। गयाराम जिनका नाम गयाराम है, जो निर्दलीय विधायक है, अब वो उनका नाम पक्का आयाराम हो गया। और यहां से ये कहावत शुरू हो गई जिसको हम कहते हैं गयाराम आयाराम। दोस्तों, भारतीय राजनीति में ये गयाराम आयाराम नया नहीं है। किसी पार्टी के सिंबल पर जीत के आना, फिर पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जाना। एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है भारत का। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। राजस्थान, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, 2008 की बात है जब विधानसभा चुनाव हो गए और अशोक गहलोत साहब जो है वो मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस की सरकार आ गई। अब कांग्रेस की सरकार को बहुमत के लिए 2-3 विधायकों की और जरूरत थी, पूर्ण बहुमत था नहीं। तो बहुजन समाजवादी पार्टी, जो अपनी माया बहन है, मायावती बहन जी है, बहन जी जिनको कहते हैं, इस मायावती बहन जी की जो पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके 6 की 6 विधायक बसपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए और गहलोत साहब को जो है पूरी मेजॉरिटी मिल गई। 5 साल सरकार चली। अच्छा, सिलसिला यहां नहीं रुका। 2018 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वापस से राजस्थान में सरकार में आ गई, और यहां पर भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा विधायक, मेजॉरिटी मिली थी बट बहुत ज्यादा विधायक नहीं थे। वापस से गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए और बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती बहन जी की पार्टी, जो पार्टी, इसके सारे के सारे 5-6 विधायक वापस से कांग्रेस में आ गए। मतलब इनका विलय हो गया। बहुजन समाजवादी पार्टी राजस्थान का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। यानी पूरी की पूरी पार्टी गायब।
अभी हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े वरिष्ठ नेता, युवा नेता आप कह सकते, कांग्रेस में वरिष्ठों को भी आजकल युवा कहते हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया साहब के बेटे, नाराज चल रहे थे, भाजपा में आ गए। अब ये भाजपा में आ गए तो इनके साथ साथ कांग्रेस के 22 विधायक भी भाजपा में आ गए, पर इन सभी विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा। इन सभी विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कांग्रेस छोड़ी तो एक कानून है, उस कानून के तहत इनकी विधानसभा की सदस्यता जाना तय था, इसलिए इन्होंने विधानसभा छोड़ दी और अब ये चुनाव हो जाएगा उस क्षेत्र में और वापस से चुनाव लड़ लेंगे। तो ये आयाराम गयाराम वाला जो कंसेप्ट है ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। 1960 जैसे हमने अभी गयाराम की जो स्टोरी सुनी उससे आपको पता चल गया कि गयाराम आयाराम या आयाराम गयाराम क्या है। इस गयाराम आयाराम के दल बदल वाले जो कंसेप्ट है, इससे भारतीय राजनीति में बहुत हद तक अस्थिरता आ चुकी थी। कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के विधायकों को तोड़ती थी, सांसदों को तोड़ती थी, सरकारें इधर उधर हो जाती थी। इस चीज से बचने के लिए 1985 में राजीव गांधी जी ने, अब राजीव गांधी जी जब सरकार में थे 1985 में इंदिरा जी के डेथ के बाद, तो ये 2/3 बहुमत से थे लोकसभा में, तो इनको तो कोई ऐसा डर नहीं था कि कांग्रेस के कुछ लोग जो है वो छोड़ के चले जाएंगे और मेरी सरकार गिर जाएगी। फिर भी इन्होंने एक अपनी सेफ्टी के लिए एक कानून बनाया। उस कानून को हम कहते हैं दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। 1985 का ये इसका विधेयक जो है इसको पारित किया गया था। हालांकि हुआ ये कि ये दल बदल विरोधी कानून पारित होने के बावजूद जो वीपी सिंह साहब थे और उनके साथ बाकी जो कांग्रेस के नेता थे, ये कांग्रेस छोड़ के जनता दल में चले गए थे और ये इस दल बदल कानून में नहीं आते थे क्योंकि ये 1/3 से ज्यादा थे। तो ये जो दल बदल विरोधी कानून है, ये लाने के पीछे ये गयाराम आयाराम वाली स्टोरी थी। तो ये जो दल बदल विरोधी कानून लाया गया, ये दल बदल विरोधी कानून जो है वो भारत के संविधान की अनुसूची 10 में जोड़ा गया। तो भारत के संविधान में जैसे हमने देखा कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अब 12 है, उनमें से जो 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी हुई है। तो हम पहले इस दल बदल विरोधी कानून को देखते हैं जो 10वीं अनुसूची का हिस्सा है। अब ये क्या कहता है, देखो 52वां संविधान संशोधन था जिसके तहत ये दल बदल विरोधी कानून जो है वो लाया गया था। उसके बाद 91वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत दल बदल कानून में कुछ और बदलाव भी किए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या क्या बदलाव थे हम उसको देखेंगे, इसके प्रावधान क्या थे वो देखेंगे। पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि अगर कोई सांसद या कोई विधायक किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है, अगर वो दल बदलता है, अगर वो सांसद या विधायक दल बदलता है, किसी और दल के साथ जाता है, तो ये दल बदल विरोधी जो कानून है उस पर लागू होगा और ऐसे सदस्य की, वो सांसद हो या विधायक हो, उसकी सदस्यता चली जाएगी। अब यहां पर अगर कोई सदस्य चला जाता है तो वो पार्टी, जिस पार्टी को वो छोड़ के चला गया है, अगर वो लोकसभा का अगर सांसद है तो लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को, या विधानसभा का अगर विधायक है तो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को ये रिक्वेस्ट देगा कि भाई हमारा ये विधायक जो है ये हमारी पार्टी जो है छोड़ के चला गया, हमारा जो सांसद है वो हमारी पार्टी छोड़ के चला गया, तो इसकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दीजिए। तो जो लोकसभा के सभापति या विधानसभा के अध्यक्ष जो है
वो उस सदस्य की सदस्यता जो है वो समाप्त कर देंगे इस दल बदल विरोधी कानून के तहत। ये पहली बात। दूसरी, मान लो जैसे अभी हमने राजस्थान का एग्जाम्पल लिया कि 2008 में क्या हुआ था, 2010 में क्या हुआ था, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी के सारे विधायक जो है वो चले गए थे। मान लो अगर कोई पार्टी है जिसके 2/3 या 2/3 से ज्यादा सदस्य, निर्वाचित सदस्य, अगर अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाते हैं, यानी अपनी पार्टी का ही विलय कर लेते हैं, तो उस पर यह दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। और इसी कारण जो राजस्थान में डॉक्टर शर्मा थे, जो बाद में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री भी बन गए थे, झुंझुनू साइड में उदयपुर वाटी से विधायक थे, ये भी उस बहुजन समाजवादी पार्टी से थे जो पूरे के पूरे आ गए थे। तो अगर 2/3 सदस्य अगर सामूहिक रूप से दल बदलते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा, इसे पार्टी का विलय माना जाएगा। और ये जो दल बदल विरोधी कानून है अनुसूची 10 का, ये उसके लिए लागू नहीं होगा। अब आते हैं, अगर पार्टी कोई व्हीप जारी करती है, भाई जैसे विधानसभा है या लोकसभा है, तो यहां पर जब कोई विधेयक पारित करवाना होता है तो उसके लिए जो बिल लाया जाता है, अगर कोई पार्टी चाहती है, जो सरकार में है, वो चाहती है कि वो विधेयक पास हो, तो वो क्या करती है कि अपने दल के सभी सदस्यों को व्हिप जारी कर देती है कि भाई आपको प्रेजेंट तो रहना ही है और पार्टी के समर्थन में वोट करना है। या जो विरोधी पार्टियां है, विरोधी पक्ष है, वो भी व्हिप जारी करता है और वो भी अपने जो सदस्य है उनको कहता है कि हमें इस बिल के विरोध में या समर्थन में जो भी है व्हिप दिया है और उसको फॉलो करना। यहां अगर कोई सदस्य व्हिप को नहीं मानता है और पार्टी के व्हिप के खिलाफ अगर वो वोट करता है, तो ऐसी केस में वो राजनीतिक पार्टी जिसके सदस्य ने उसकी पार्टी का व्हिप नहीं माना है, वो उस सदन के, अगर विधानसभा सदस्य है तो विधानसभा के अध्यक्ष, या लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास वो पार्टी जो है उस सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। यहां पर 15 दिन के भीतर अगर वो पार्टी उस सदस्य को माफ कर दे तो बात अलग है, और अगर नहीं करे तो उस सदन का जो अध्यक्ष है वो उस सदस्य की, जिसने व्हिप का पालन नहीं किया है, उसकी सदस्यता जो है समाप्त कर देगी। ठीक है। अब आते हैं निर्दलीय सदस्य पर। अगर कोई निर्दलीय सदस्य, जैसे गयाराम की हमने जो बात देखी थी, अगर कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले लेता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय के रूप में अगर सांसद बन जाता है या विधायक बन जाता है तो वह किसी अन्य दल में ज्वाइन नहीं कर सकता है। हां, वो किसी अन्य दल का समर्थन जरूर कर सकता है, यानी वो सरकार में मंत्री बन सकता है, सरकार उस पार्टी का समर्थन करके जो सरकार बना रही है, या वो विरोधी पार्टी का भी जो है समर्थन कर सकता है, पर वो किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर वो किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो वो दल बदल विरोधी कानून का अपराधी माना जाएगा और उसकी सदस्यता जो है वो खारिज की जाएगी। ठीक है। अब आते हैं एमएलसीज पे। देखो, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानमंडल में 2 सदन है, विधानसभा तो है ही, उसके साथ विधान परिषद भी है, जैसे महाराष्ट्र में है या बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। तो यहां पर जो दूसरा सदन है जिसको हम कहते हैं विधान परिषद के सदस्य को कहते हैं एमएलसी, उसको कहते हैं एमएलसी। ये भी विधायक ही होता है, किंतु ये परिषद का विधायक होता है। ठीक है। तो अगर कोई एमएलसी इसी प्रकार से दल बदल करता है तो उसके लिए दल बदल विरोधी कानूनों की सारी शर्तें लागू होती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो राज्यसभा का सदस्य है उसके लिए भी ये सभी शर्तें लागू होती है। अब आते हैं मनोनीत सदस्य। देखो, राष्ट्रपति महोदय के पास अधिकार है कि वो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करे,
जैसे एंग्लो इंडियन सदस्य, अगर राष्ट्रपति महोदय के लगता है कि एंग्लो इंडियन समाज का कोई प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में चुनकर नहीं आया है, निर्वाचित नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति महोदय जो है 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की जो है को मनोनीत कर देगा लोकसभा में। वही राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय जो है 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। अब 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाएगा, जैसे अभी हाल ही में जो पूर्व सीजे आए थे गोगोई साहब, इनका मनोनयन जो है राष्ट्रपति महोदय ने राज्यसभा में किया है। अगर ये अभी चाहे तो 6 महीने के भीतर ये किसी राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, किंतु 6 महीने के बाद कोई भी मनोनीत सदस्य किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य का मनोनयन जो है 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक मनोनीत सदस्य है, ये अपने मनोनयन के बाद जो है 6 माह के अंदर किसी पार्टी का सदस्य बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता है। उसके बाद अगर वो किसी पार्टी का सदस्य बनता है तो दल बदल विरोधी कानून का जो है वो उल्लंघन करता है। दल बदल में अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो दल बदल कानून के संदर्भ में जो भी अंतिम निर्णय लेना है, जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि जब कर्नाटक में जो येदियुरप्पा सरकार बनी, बिगड़ी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद वो जो HD देवेगौड़ा के जो बेटे हैं कुमारस्वामी देवेगौड़ा, इनकी सरकार बनी, वो बिगड़ी क्योंकि कांग्रेस के कुछ सदस्य जो है वो भाजपा की तरफ चले गए और फिर येदियुरप्पा जी की सरकार बन गई। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो स्पीकर महोदय, जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में हुआ, तो यहाँ पर भी स्पीकर महोदय का रोल बहुत बड़ा रहा है। तो जो भी दल बदल विरोधी कानून है, इसके संबंध में जो मामले हैं, इसमें अंतिम निर्णय करने का अधिकार जो है वो लोकसभा है तो लोकसभा के सभापति, और विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है तो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय के पास होता है। ठीक है, हाँ, जो भी निर्णय अध्यक्ष महोदय देते हैं उस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है इस दल बदल विरोधी कानून के तहत। तो जो भारतीय संविधान की अनुसूची 10 है, जो कि 1985 के अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई है, उससे जुड़ा हुआ ये दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है, अब आते हैं हम अनुसूची 9। भारत 1947 में आज़ाद हो गया। 1950 में भारत गणराज्य बन गया। भारत की जो संविधान है ये पूर्ण रूप से लागू हो गई। उसके बाद भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया गया, वो संविधान संशोधन जो है ये जुड़ा हुआ था भूमि सुधारों से। भूमि सुधारों से जो है ये जुड़ा हुआ था। आपको पता होगा कि जब अंग्रेजी शासन भारत में था तब जमींदारी सिस्टम थी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन प्रांतों में लगाई थी। इसी प्रकार से मद्रास प्रांत में और मुंबई प्रांत में रैयतवारी सिस्टम थी, और पंजाब, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में महालवारी प्रकार की जो है वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो भारत में अंग्रेजों ने लगाया था। तो आज़ादी के बाद भूमि सुधारों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और इसी कारण से 1951 में 1951 में जो भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया, और इस संविधान संशोधन द्वारा इस भूमि सुधार के कानून को जो है 9वीं सूची में डाला गया, और इस प्रकार से 9वीं सूची जो है वो भारतीय संविधान का हिस्सा बन गई। जैसे जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूची थी,
अब 1951 में ये 9वीं सूची जो है भारतीय संविधान का हिस्सा बन गई। अब इस 9वीं सूची में क्या प्रावधान है? 9वीं सूची में प्रावधान क्या है या क्या थे और आज क्या है, ये हम दोनों चीजें देखेंगे। 1951 में जब ये 9वीं सूची भारतीय संविधान में जुड़ी तो इस 9वीं सूची में यह कहा गया कि कोई भी विधेयक, कोई भी कानून अगर 9वीं सूची में डाला जाता है या जोड़ा जाता है या 9वीं सूची में सम्मिलित किया जाता है तो उस कानून को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी उस विधेयक का या उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। ये 9वीं सूची का मसला है। यानी अगर कोई कानून 9वीं सूची में जोड़ा जाता है तो उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, उस कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो भूमि सुधार से जुड़े हुए जो कानून था, आपने लैंड रिफॉर्म्स में लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड कंसोलिडेशन एक्ट, ये सारे सुने होंगे। तो ये जो कानून थे ये 9वीं सूची में जोड़े गए थे। अब इसको शुरुआत में इस 9वीं सूची में 13 ऐसे अधिनियम थे, 13 कानून थे जो आज बढ़कर 202 हो चुके हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे तो 202 ऐसे अधिनियम या कानून हैं जो 9वीं सूची का हिस्सा है, जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। अब यहां पर एक केस बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1973। ये केस है 2007 की और ये 1973 के एक निर्णय से जुड़ा हुआ है। 2007 में जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय में एक निर्णय हुआ और यह निर्णय कहता है कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने अधिनियम बने थे, जितने भी कानून बने थे और वो 9वीं सूची में डाले गए थे, उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। किंतु 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी अधिनियम 9वीं सूची में रखे गए हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। हाल ही में आपने देखा होगा आरक्षण से जुड़े हुए कुछ प्रावधान जो है विभिन्न राज्यों ने बनाए। आपने तमिलनाडु वाला भी मैटर सुना होगा। तमिलनाडु में जो आरक्षण दिया है 69%, ये 9वीं सूची में डाला हुआ है और ये 1973 के पहले का मामला है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ आरक्षण दिया है, एक अलग से कैटेगरी बना के। राजस्थान में भी गुर्जरों को कुछ आरक्षण दिया। ऐसे अलग अलग राज्यों में जो है आरक्षण दिया है और जो 49% की जो लिमिट है उसको क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो इस बारे में हम विस्तृत रूप से आगे देखेंगे। तो यहां पर 2007 का निर्णय यह कहता है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम या कानून पारित किए हैं और जो 9वीं सूची में शामिल किए गए हैं, उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा। ठीक है, अर्थात 1973 के बाद 9वीं सूची में सम्मिलित अधिनियम को वह संरक्षण प्राप्त नहीं है जो उन अधिनियमों को, उन कानूनों को प्राप्त है जो 24 अप्रैल 1973 के पहले 9वीं सूची में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो मेरा नाम आर संतोष। तो इस थर्ड सेशन में हमने भारतीय संविधान की अनुसूची 9 और अनुसूची 10 देखी है। अगले सेशन में हम अनुसूची 11 और 12 विस्तृत रूप में देखेंगे। धन्यवाद। अच्छा हाँ, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए नए सेशंस हम ले रहे हैं वो
उसका अलर्ट जो है आपको आसानी से मिल जाएगा, जल्द से जल्द मिलेगा। धन्यवाद।